अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। आज मैं अपने इस चैनल पर एक ऐसी खौफनाक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको यकीनन पसंद आएगी। आइए आगाज करते हैं इस दहशतनाक दास्तान का। किस नंबर 1। बम्बई बड़ौदा रेलवे लाइन पर झांसी से भोपाल जाते हुए झांसी से कोई 60 किलोमीटर के फासले पर रोहतगढ़ का छोटा सा स्टेशन आता है। रोहतगढ़ से 3-4 कोस जनूब मशरिक की जानिब घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन जंगलों में शेर, चीते, हाथी, रीछ, गर्ज के हर किस्म के दरिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज पाए जाते हैं। ये जंगल आगे जाकर होशंगाबाद, नागपुर के वस्ती जंगलाती सिलसिले से जाकर मिल जाते हैं। इन जंगलों का रोहतगढ़ से होशंगाबाद तक का इलाका सबसे खतरनाक और खौफनाक समझा जाता है। इन जंगलों के बारे में ये रिवायत भी मशहूर है कि यहाँ रात की तारीकी में उन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो जंगली दरिंदों का शिकार हो चुके हैं। इस जंगल में रोहतगढ़ से थोड़े फासले पर एक पुराने किले का खंडर है जिसे रानी बाई का किला कहते हैं। ये किला मुगलों के जमाने का है। कहते हैं इसे किसी मुगल सूबेदार ने अपनी कनीज रानी बाई के लिए बनवाया था। किले के अंदर रानी बाई का एक आलीशान महल था। उस महल के नीचे एक खुफिया सुरंग बनाई गई थी जो जमीन के अंदर ही अंदर रोहतगढ़ तक जाती थी। सावन के दिनों में जब खूब बारिशें होती थी तो रानी बाई उस किले में आ जाती थी और महल के बाग में अपनी कनीजों के साथ झूला झूलती थी और मौसम में बरसात का लुत्फ उठाती थी। रानी के मुसलमान सूबेदार हामिद ने रानी बाई की लाश को हिंदू रस्म के मुताबिक नजरे आतिश करने के बाद उसकी हड्डियों को, जिसको हिंदू लोग फूल कहते हैं, महल के बाग में जहां रानी बाई की लाश मिली थी वहीं दफन करके ऊपर मड़ी यानी संगमरमर का एक चबूतरा बना दिया था जिसके ऊपर एक संगमरमर की छोटी सी बारादरी थी। रानी बाई के इस किले के बारे में ये रिवायत बंबई तक मशहूर थी कि कभी कभी तारीख रातों में इस किले में से किसी औरत के सिसकियां भरने और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाजें सुनाई देती हैं। इन पूरे सरारा से भी आवाजों की वजह से कोई शख्स उस किले के नजदीक नहीं जाता था। लोगों को तो इस किस्म की कोई बात हाथ आ जानी चाहिए। लोगों ने यह भी मशहूर कर रखा था कि रानी बाई के किले में एक हिंदू तवाइफ की बदरू रहती है जो चुड़ैल का जन्म ले चुकी है और किले के करीब से गुजरने वाले मुसाफिरों या शिकारियों को मोहब्बत भरी आवाजें देकर बुलाती है और जब वो किले के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। उस बदरू चुड़ैल की आवाज अब तक कई इंसानों को हड़प कर चुकी है। जिस शख्स ने मुझे ये खौफनाक दास्तान सुनाई है उसका कहना है कि मैंने बंबई में रानी बाई के किले के बारे में ये मुबालगा आमेज और दहशतनाक रिवायतें सुनी तो मैंने दिल में इस मामले को हल करने का फैसला कर लिया। वो शख्स खामोश हो गया। मैं उस शख्स का नाम यहाँ इसलिए नहीं लिखूंगा कि उसने खुद भी अपना नाम नहीं बताया और मुझसे वादा भी ले लिया था कि अगर किसी जरिए से मुझे उसका असली नाम मालूम भी हो गया तो मैं अपने कारीन को वो नाम नहीं बताऊंगा। मुझे अभी तक इस पुरस्कार किस्म के शख्स का असली नाम मालूम नहीं हुआ, लेकिन यकीन करें अगर मालूम हो भी गया तो मैं अपने वादे को निभाऊंगा और उसका नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। लेकिन चूंकि ये उस शख्स की आप बीती है और ये सारे दहशतनाक वाकयात सच्चे हैं, इसके साथ गुजर चुके हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका एक फर्जी नाम रखना जरूरी है। मैं उसका नाम फिरोज फर्ज कर लेता हूँ। फिरोज से मेरी मुलाकात महज एक इत्तेफाक से हो गई थी। जुलाई अगस्त के मौसम में मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के एक सेहत अफजा पहाड़ी मकाम पर गया हुआ था। कुछ रोज वहां क्याम के बाद वहां से वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में बारिश आ गई। ख्याल था कि पहाड़ी बारिश है, घंटे आध घंटे बाद रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान को स्याह घंघोर घटाओं ने ढांप रखा था। बिजली रह रह कर चमक रही थी। ये तो कोई बारिश का तूफान था। हमारी बस एक मकाम पर जाकर रुक गई। मालूम हुआ कि आगे एक पहाड़ी पुल टूटकर बारिश में बह गया है। पहाड़ी इलाकों में अगर कोई सड़क या कोई पुल बारिश में बह जाए तो इतनी जल्दी ट्रैफिक के वास्ते दूसरा रास्ता नहीं बनाया जा सकता, खासतौर पर जबकि बारिश भी मूसलाधार हो रही हो। हम 15-20 मुसाफिर एक लग्जरी कोच में सफर कर रहे थे। कोच के ड्राइवर ने जहां गाड़ी खड़ी की थी वो एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। जरा बुलंदी पर एक रेस्ट हाउस भी था। ड्राइवर ने मुसाफिरों से कहा कि आप लोगों को परेशानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये मजबूरी है, आगे पुल बारिश में बह गया, शायद आप लोगों को रात यहीं गुजारनी पड़े। मुसाफिरों में शदीद मायूसी फैल गई। सबके चेहरे लटक गए, मगर बारिश के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता था। सिर्फ एक अधेड़ उम्र का चौड़े छानों वाला एक मुसाफिर ऐसा था जिस पर इस सूरत हाल का कोई असर नहीं हुआ था। वो बड़ी सुकून के साथ अपने ओवर कोट के कॉलर ऊपर किए, सर पर सवाती टोपी पहने चाय की दुकान के साहिबान के नीचे लोहे की कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था।
मैंने दिल में सोचा कि ये शख्स तो बिल्कुल बेहिस और डल किस्म का है, और यहाँ फिर वो इस किस्म की तकलीफों और नगहानी आफतों का आदी है। उसकी सवाती टोपी के किनारों पर उसके बालों की सफ़ेदी झलक रही थी। उसकी उम्र 50 साल के करीब होगी, मगर जिस्म सेहतमंद और मुतनासिब था। एक मुसाफिर ने ड्राइवर से कहा, हम लोग रात कहाँ बसर करेंगे, बेहतर यही है कि तुम हमें वापस ले चलो। ड्राइवर बोला, साफ फिक्र ना करें, ऊपर महकमा जंगलात का एक पुराना रेस्ट हाउस है, वहां आप लोगों के सोने का बंदोबस्त हो जाएगा। बाकी 2-4 आदमी कोच के अंदर भी सो सकते हैं। सूरज बादलों के पीछे ढलना शुरू हो गया था और दिन की रोशनी मांद पड़ने लगी थी। ड्राइवर ये कहकर ऊपर रेस्ट हाउस की तरफ चला गया कि आप लोग तब तक चाय की दुकान में चाय वगैरह पिए, मैं ऊपर आप लोगों के सोने का कुछ इंतजाम करता हूँ। चाय की ये दुकान पहाड़ी सड़क के किनारे पर ही थी। पथरीली स्लेटों वाली ढलवा छत के नीचे एक बड़ा सा बरामदा था। एक तरफ दुकान का मालिक चाय वगैरह पकाता था। बरामदे में लकड़ी की बोसीदा 2-4 मेजों के गिर्द लोहे की कुर्सियां पड़ी थी। एक जानिब लकड़ी के 2-3 बेंच भी रखे हुए थे। कुछ मुसाफिर कुर्सियों पर और कुछ बेंचों पर बैठ गए और चाय वगैरह पीने में मसरूफ हो गए। मैं सबसे लग हटकर दीवार के साथ लगे लकड़ी के बेंच पर बैठा चाय पी रहा था और बरामदे के बाहर सड़क पर बारिश का नजारा भी कर रहा था। चाय के होटल के मालिक ने बादलों की वजह से शाम का अंधेरा जल्दी गहरा होते देखकर बरामदे की छत पर लगा हुआ बल्ब रोशन कर दिया था। मैंने लंबा कोट पहन रखा था और सर्दी से बचने के लिए गले में मफलर भी लपेटा हुआ था। छत के लकड़ी के शतीर से लटकते हुए बल्ब की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। इत्तेफाक से वो अधेड़ उम्र का आदमी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, इस परेशान सूरत हाल का कोई असर नहीं हुआ था। मुझसे चंद गज के फासले पर एक मेज के पास कुर्सी पर अकेला बैठा चाय पी रहा था। मैंने महसूस किया कि वो शख्स मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा है। मैंने कोई ख्याल न किया और खामोशी से बैठा चाय पीता रहा। कुछ देर बाद ही वो शख्स कुर्सी से उठा और मेरे करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से बोला, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मैं उसके मुहज़्ज़बाना अंदाज़े गुफ्तगू से मुतासिर हुआ था। मैंने बेंच पर जरा सा पीछे सरकते हुए कहा, जरूर, तशरीफ रखिए। और वो शख्स अपने गर्म ओवरकोट को समेटते हुए मेरे पास बेंच पर बैठ गया। फिर उसने जेब से पाइप निकालकर उसमें पहले से भरे हुए तंबाकू को अंगूठे से दबाकर उसे सुलगाया और 2-1 हल्के से कच लगाने के बाद मुझसे मेरा नाम लेकर यूं मुखातिब हुआ, आप वही है ना जो आजकल अखबारों और रिसालों में पुरअसरार और किसी हद तक दहशतनाक एडवेंचर की कहानी लिख रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ। वो बोला, मैंने आपकी किताब में आपका फोटो देखा था, वहीं से मैंने आपको पहचाना है। फिर वो मुझसे शुमाली इलाका जात के मौसमों और बारिश की बातें करने लगा। मैं हूँ हाँ में जवाब देता रहा। उस आदमी के चेहरे के नक्रूश तीखे थे। रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई थी। चेहरे का रंग जो कभी सुर्ख सफेद होगा अब गंदवी रंगत इख्तियार कर चुका था। साफ महसूस हो रहा था कि उस शख्स ने जिंदगी और वक्त के बड़े गर्म सर्द मौसम देखे हैं। उसकी नस्वारी आंखों में भी जहानत की बड़ी चमक थी। वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के जंगलों के बारे में बड़े माहिराना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मैंने उससे कहा, लगता है आपको इन जंगलों का काफी तजुर्बा है। वो पाइप को अपने होंठों से लग करते हुए बोला, इन जंगलों का तो मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन भारत के जंगलों में मैंने काफी वक्त गुजारा है। भारत के जंगलों में पाकिस्तान बनने से पहले मैं भी थोड़ी बहुत आवारागर्दी कर चुका था। इससे पहले कि मैं उसे कोई सवाल करता, उसने बचे हुए पाइप को अंगूठे से दबाने के बाद दोबारा सुलगाया और कहने लगा, भारत के जंगलों के बारे में तुमने भी बहुत कुछ लिखा है और काफी हद तक दुरुस्त लिखा है, लेकिन उन पुरअसरार जंगलों में मुझे जो तजुर्बे हुए हैं वो तुमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने पूछा कि आप शिकारी रह चुके हैं? वो बोला, जिम कॉरेट की तरह कोई पेशावर शिकारी तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत शिकार खेल लेता था, महज खेल की खातिर। ज्यादातर मुझे उन जंगलों की पुरअसरार रिवायतें उनकी तरफ खींच कर ले गई थी। मैं पुरअसरार और मावराई चीजों को पसंद करता हूँ और मुझे पुरअसरार राजों का सुराग लगाने और उन्हें बेनकाब करने और असल हकीकत मालूम करने का शुरू से ही बड़ा शौक है। फिर उसने अचानक चेहरा मेरी तरफ घुमाकर आहिस्ता से कहा, तुम जो पुरअसरार कहानियां लिखते हो वो मुझे फर्जी कहानियां लगती है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी पुरअसरार कहानी है जो तुम सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि आज के मॉडर्न और कंप्यूटर साइंस के ज़माने में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हुआ है और ऐसा मेरे साथ हुआ है। ये कहानी नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। वो चुप हो गया और खामोशी से पाइप पीते हुए जैसे गहरी सोच में डूब गया। बारिश उसी तरह हो रही थी। शाम का अंधेरा छा चुका था। बस पुरअसरार शख्स की कहानी ज़रूर सुनना चाहता था। जब मैंने उसके आगे अपने इश्तियाक का इजहार किया तो वो बोला, मैं तुम्हें ये हैरत अंगेज कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, शायद इसलिए मैं वहाँ से उठकर तुम्हारे पास आकर बैठा हूँ। पहले ये मालूम हो जाए कि हमें रात कहाँ बसर करनी है, कोच में या ऊपर वाले रेस्ट हाउस में। मैं तो इसी जगह बेंच पर
میں تو اسی جگہ بینچ پر بیٹھے بیٹھے رات گزار سکتا ہوں، میرا جسم اس قسم کی تکلیفوں کا عادی ہے۔ میں نے کئی راتیں جنگلوں کے درختوں پر بیٹھ کر گزاری ہیں۔ اس دوران کوچ کا ڈرائیور اوپر سے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اوپر والے ریسٹ ہاؤس میں سب کی رات بسر کرنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ برائے مہربانی سب مسافر اوپر آ جائیں، وہاں آپ کو کھانا بھی مل جائے گا۔ بارش ذرا رک گئی تھی، مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، ان میں کوئی عورت اور بچہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ سارے مسافر ہلکی بارش میں بھیگتے پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کر اوپر ریسٹ ہاؤس میں آ گئے۔ ان کا سامان کوچ یعنی ویگن کے اندر رکھوا دیا گیا تھا اور کوچ کے کلینر نے سامان کی حفاظت کی خاطر رات کوچ میں ہی گزارنی تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں انتظام یہ ہوا تھا کہ ایک بڑے سے کمرے کے آتش دان میں آگ جلا کر زمین پر دریاں بچھا دی گئی تھیں، کچھ لحاف اور کچھ کمبل مہیا کر دیے گئے تھے، وہی دریوں پر لیٹ کر رات بسر کرنی تھی۔ میرے پراسرار ساتھی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ایک کمبل گھٹنوں پر رکھ کر آتش دان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، یہ لوگ فیشن پرست لوگ ہیں، محض فیشن کی خاطر ان پہاڑی علاقوں کی سیر کرنے آتے ہیں اور یہاں بھی گھر کا آرام ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے غریب لوگ کس قدر سخت زندگی بسر کرتے ہیں اور جنگل کیا ہوتے ہیں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب لوگ وہیں دریوں پر لحاف اور کمبل وغیرہ اوڑھ کر سو گئے۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور جس کی وجہ سے ریسٹ ہاؤس کے بڑے کمرے کی سردی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ میں اور پراسرار شخص آتش دان کے قریب ہی کمبل لے کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے تھے۔ اسی رات اس پراسرار شخص نے مجھے وہ حیرت انگیز کہانی سنائی جو بقول اس کی اپنی آپ بیتی تھی اور جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ اس شخص نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا اور مجھ سے وعدہ بھی لے لیا تھا کہ اگر کسی ذریعے سے مجھے اس کا نام معلوم ہو بھی جائے گا تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں صحت پر قائم ہوں اور میں نے کہانی بیان کرنے کی سہولت کی خاطر اس پراسرار شخص کا فرضی نام فیروز رکھ لیا۔ فیروز نے اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس شہر میں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس کی کوئی گھریلو زندگی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھ گزرے ہوئے ناقابل یقین، ناقابل فراموش، پراسرار اور دہشت ناک جو واقعات سنائے ہیں وہ میں ویسے کے ویسے بالکل اسی طرح سنا رہا ہوں جس طرح اس پراسرار شخص نے مجھے سنائے تھے۔ اب میں آپ کو واپس بمبئی بروڈا ریلوے لائن جھانسی سے 63-64 کلومیٹر دور روہت گڑھ ہوشنگ آباد رینج کے ان جنگلوں میں لیے چلتا ہوں جہاں ایک گھنے جنگل میں کسی مغل صوبیدار نے اپنی چہیتی کنیز رانی بائی کے لیے ایک قلعہ نما محل تعمیر کرایا تھا جو رانی بائی کے قلعے کے نام سے مشہور تھا اور بقول فیروز کے جس کے متعلق طرح طرح کی ڈراؤنی کہانیاں مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے محل کے پائے باغ میں رانی بائی کا قتل ہو گیا تھا اور باغ میں جس جگہ رانی بائی کی لاش ملی تھی مغل صوبیدار نے اسی جگہ اس کی مڑی بنا دی تھی۔ رانی بائی کو کس نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، یہ 300 سال سے ایک سربستہ راز تھا۔ ان جنگلوں کے بارے میں یہ کہانی بھی مشہور تھی کہ یہاں رات کی تاریکی میں اکثر ان لوگوں کے چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جنہیں جنگلی درندے ہڑپ کر گئے تھے۔ قلعہ رانی بائی کے بارے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ تاریک اندھیری راتوں میں کبھی کبھی اس قلعے میں سے کسی عورت کی سسکیوں کی اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ قلعہ رانی بائی میں ایک ہندو طوائف کی بدرو رہتی ہے جو جنگل میں سے گزرنے والوں کو محبت بھری آوازیں دے کر اور کبھی خوبصورت عورت کے روپ میں سامنے آ کر انہیں قلعے میں لے جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نے اوپر اٹھا لیا۔ یہ ہے رانی بائی کے قلعے کا پس منظر جس نے مجھے اس قلعے کی بدرو کا معمہ حل کرنے پر اکسایا۔ میں نے دہشت خیز کہانی جو فیروز نے اپنی آپ بیتی کہہ کر مجھے سنائی تھی اس پراسرار مہم جو شخص ایک نشست میں سنی یا 6 نشستوں میں، شمالی علاقہ جات کے پہاڑی ریسٹ ہاؤس میں سنی یا کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسری جگہ بیٹھ کر سنی، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اور میں اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ میں اس شخص کی زبانی سنی ہوئی کہانی پوری تفصیل اور پورے واقعات کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ پوری کہانی سننے کے بعد یہ فیصلہ آپ خود کریں گے کہ کیا آج کے خلائی دور میں کسی انسان کے ساتھ ایسے ناقابل یقین واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ پراسرار شخص فیروز کہہ رہا تھا، یہ پاکستان بننے سے 2 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے بمبئی میں قلعہ رانی بائی کے بارے میں اس قسم کی عقل کو حیران کر دینے والی پراسرار اور اسیبی کہانیاں سنی تھی۔ میں پنجاب سے عام طور پر سردیوں کے موسم میں بمبئی کا ایک چکر ضرور لگایا کرتا تھا۔ وہاں میرا ایک بچپن کا دوست آٹو سپیئر پارٹس کا چھوٹا سا بزنس کرتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی اور بمبئی کے ایک علاقے میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ اسے شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق مجھے بھی تھا۔ چنانچہ جب میں اس کے پاس بمبئی آتا تو ہم شکار کا پروگرام بنا کر ہفتہ 10 دن کے لیے بمبئی کے قریبی جنگلوں میں شکار کھیلنے نکل جاتے تھے۔ ہم عام طور پر ہرن کا شکار کھیلتے تھے۔ اگر کسی جگہ میں دیہاتیوں کی زبانی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی شیر ان کے مویشی اٹھا کر لے جاتا ہے تو ہم اس شیر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا
کہ شیر آدم خور بن چکا ہے تو ہم نے اس کے مقابلے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے کہ آدمی خور شیر کو صرف ایک زیرک، چالاک اور تجربہ کار شکاری ہلاک کر سکتا ہے۔ آدم خور بن جانے کے بعد شیر بڑا خطرناک بن جاتا ہے، اس کی چالاکی اور مکاری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ روہت گڑھ ہوشنگ آباد کے جنگلوں میں اس وقت تک کئی اناڑی شکاری آدم خور شیروں کا نوالا بن چکے تھے۔ ویسے بھی مجھے شیر کے شکار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو ہرنوں کے شکار سے بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو بس اپنی مہم جوئی کے شوق کی تسکین کے لیے اپنے دوست کے ساتھ جنگلوں میں نکل جاتا تھا۔ جنگل بذات خود ایک بہت بڑا سربستہ راز ہوتا ہے۔ جن جنگلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے حسن میں بھی ایک ہلاکت آمیز خیبت ہوتی ہے۔ ان جنگلوں کو دیکھ کر میرے جیسے آدمی پر بھی ایک بار دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ جنگل کے بڑے بھید ہوتے ہیں، بہت راز ہوتے ہیں، ان رازوں کو پانے کے لیے انسان کو اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے۔ جب میں نے قلعہ رانی بائی کے بارے میں پراسرار قسم کی عجیب و غریب کہانیاں سنی تو میں نے اس قلعے کے رازوں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس فیصلے کو میں نے اپنے بمبئی کے دوست جس کا نام جمشید تھا سے بھی پوشیدہ رکھا۔ چنانچہ بمبئی پہنچنے کے 3-4 روز کے بعد میں نے جمشید سے کہا، یار اس دفعہ میرا جی چاہتا ہے کہ اکیلے ہی شکار کھیلنے جاؤں۔ جمشید جانتا تھا کہ میں کوئی اناڑی شکاری نہیں ہوں اور جنگل کی زندگی اور درندوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس وجہ سے اس نے میرے اکیلے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا، کہنے لگا، اس دفعہ میں بھی کاروبار کے سلسلے میں بہت مصروف ہوں، ٹھیک ہے تم اکیلے ہی شکار پر چلے جانا، لیکن زیادہ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بمبئی کے قریبی جنگلوں میں ہی رہنا، نوکر عبدل کو بے شک ساتھ لے جانا۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، میں بمبئی کے قریب جو جنگل ہیں وہیں تک جاؤں گا، مگر نوکر عبدل کو ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، اس دفعہ مجھے جیپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جمشید نے حیران ہو کر پوچھا، تو کیا پیدل جاؤ گے؟ میں نے کہا پیدل کیوں جاؤں گا، چمپا مندر کے ریلوے اسٹیشن تک ٹرین میں جاؤں گا، وہاں سے آگے جنگل 2-1 میل دور ہی تو رہ جاتا ہے۔ بھائی جیسے تمہاری مرضی ہے کرو۔ یہ کہہ کر جمشید خاموش ہو گیا۔ میں نے اس پر بالکل ظاہر نہ کیا کہ میں روہت گڑھ کے قلعہ میں رانی بائی کے آسیبی رازوں کا کھوج لگانے جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اس خطرناک اور جان لیوا مہم پر کبھی نہیں جانے دے گا۔ مجھے کوئی شکار اگرچہ نہیں کھیلنا تھا، مگر اپنے دوست پر یہی ظاہر کرتا تھا کہ میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ مجھے مجبوراً ایک ڈبل بیرل بندوق اور میگزین کا تھیلا ساتھ لے جانا پڑا۔ ان دنوں میں بھی سگریٹ کی بجائے پائپ پیا کرتا تھا، ایرن مور تمباکو کی تھیلی، پائپ اور سگریٹ لائٹر بھی ساتھ رکھ لیا۔ ایک شکاری چاقو تو شکار پر جاتے ہوئے ہر حالت میں ساتھ رکھنا پڑتا تھا، چنانچہ اسے بھی میگزین والے تھیلے میں رکھ لیا۔ تھوڑا سا خشک راشن یعنی بھنے ہوئے چنے بھی ایک تھیلے میں ڈال کر رکھ لیے۔ اتنا راشن ہم ویسے بھی شکار پر جاتے ہوئے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب یہ ختم ہو جاتا تھا تو جنگل میں مرغیاں اور خرگوش وغیرہ شکار کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ ضرورت کے مطابق کرنسی نوٹ میں نے اپنی شکاری جیکٹ کی خفیہ جیب میں چھپا کر اور کچھ کھلے نوٹ اور ریزگاری جیکٹ کی عام جیبوں میں رکھ لی تھی۔ اپنے دوست جمشید سے میں نے یہی کہا کہ میں بمبئی سینٹرل سے ٹرین میں سوار ہوں گا اور چمپا مندر کے اسٹیشن پر اتر کر قریبی جنگل میں نکل جاؤں گا اور 2-1 روز جنگل میں شکار کھیلنے کے بعد واپس بمبئی آ جاؤں گا۔ میں بمبئی سینٹرل کی بجائے بمبئی کے بوری بندر اسٹیشن سے وایا بھوپال جھانسی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ڈبل بیرل بندوق اور شکار کا لائسنس میں ہمیشہ اپنے پاس بٹوے میں رکھتا تھا۔ ابھی برے صغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور اس قسم کے لائسنس کسی بھی اسٹیشن پر چیک کیے جا سکتے تھے۔ میں جھانسی سے ایک اسٹیشن پہلے روہت گڑھ کے اسٹیشن پر اتر گیا۔ یہاں سے جنوب مشرق کی جانب 3-4 کوس کے فاصلے پر ہوشنگ آباد رینج کے گھنے اور خطرناک جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس جنگل میں ایک جگہ قلعہ تارا بائی کا وہ کھنڈر تھا جس کے بارے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ قلعہ رانی بائی کے قرب و جوار کے جنگل میں کبھی کبھی رات کے سناٹے میں ان بد نصیبوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی جو جنگلی درندوں کا نوالا بن جاتے تھے۔ خود قلعہ رانی بائی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس قلعے کے اندر سے راتوں کو کسی عورت کے سسکیاں بھرنے اور کبھی درد بھرے گیت گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کا اس قسم کے توہمات پر یقین نہیں ہوتا۔ میں بھی اسے محض ضعیف العقیدہ لوگوں کی من گھڑنٹ کہانیاں ہی سمجھتا تھا۔ پھر بھی میں خود اس قلعے میں جا کر ان توہمات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ بس یہ میرا شوق تھا اور کوئی بات نہیں تھی۔ یہ میں نے وسطی بھارت کے جنگلوں میں گھومتے پھرتے سادھوؤں سے سن رکھا تھا کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جس ہندو مرد یا عورت نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوتا ہے اس کی روح مرنے کے بعد چڑیل یا کسی آسیب کا روپ دھار لیتی ہے اور زمین پر بھٹکتی پھرتی ہے۔ میرے دل میں یہ شوق بھی تھا کہ قلعہ رانی بائی میں اگر کوئی ایسی بدرو ہے تو چلو اسے ملاقات ہی ہو جائے گی اور قلعے کے بارے میں جو پراسرار کہانیاں مشہور ہیں
ان کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں عام طور پر سردیوں کے موسم کے آخری دنوں میں بمبئی اپنے دوست جمشید کے ہاں جایا کرتا تھا۔ پنجاب اور شمالی یو پی میں ان دنوں موسم سرد ہوتا ہے، مگر وسطی ہند اور خاص طور پر بمبئی کے آس پاس کے جنگلوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ بارشوں کا موسم نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ان جنگلوں میں اس موسم میں بھی بارشیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ رود گڑھ کے اسٹیشن سے اترنے کے بعد میں یکے میں بیٹھ کر اس جگہ سڑک پر اتر گیا جہاں سے ہوشنگ آباد رینج کے جنگل شروع ہو جاتے تھے۔ محکمہ جنگلات کی طرف سے یہاں جنگلات میں بعض جگہوں پر چھوٹے چھوٹے پگڈنڈی نما راستے بنائے ہوئے تھے۔ یہ کچے راستے جنگل کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرتے تھے۔ یہ راستے اس لیے بنائے جاتے تھے کہ اگر جنگل کے ایک حصے میں آگ لگ جائے تو دوسرا حصہ آگ سے محفوظ رہے۔ ان 4-5 فٹ چوڑے راستوں کو جو ادھر ادھر سے گھومتے ہوئے جنگل کے وسط میں سے گزرتے ہوئے چاروں طرف نکل جاتے تھے، انہیں محکمہ جنگلات کی اصطلاح میں سانپ لائن کہتے ہیں۔ لیکن یہ سانپ سائن جہاں جنگل زیادہ گھنے اور دلدلی ہو جاتے تھے وہاں تک نہیں گئی ہوئی تھی۔ میں ان جنگلوں میں اپنے دوست جمشید کے ساتھ یا اکیلا کبھی شکار کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ جنگل میرے لیے اجنبی تھے اور میں ان جنگلوں کے لیے اجنبی تھا۔ لیکن چونکہ یہ برے صغیر کے وسطی علاقوں کے جنگل تھے اور تقریباً یہ ایک جیسے ہی تھے، اس لیے مجھے کوئی خاص اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی جنگل کم خطرناک ہوتا ہے اور کوئی جنگل زیادہ خطرناک اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ ویسے ان ہوشنگ آباد رینج کے جنگلوں کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں شیر، چیتے، ریچھ اور بھیڑی عام ہوتے ہیں اور شکاری بھی ان جنگلوں میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ میں نے شکار تو کھیلنا نہیں تھا، میرا ٹارگٹ رانی بائی کا قلعہ تھا جس کے رازوں کو میں بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اور اگر واقعی وہاں کسی عورت کی بدرو راتوں کو سسکیاں بھرتی تھی اور درد بھرے گیت گاتی تھی تو میں اسے ملنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں اسے یہ سزا ملی ہے۔ میں جنگل میں داخل ہو گیا تھا اور ایک سانپ لائن پر، یعنی جنگل کے 2 بلاکوں کے درمیان محکمہ جنگلات کی طرف سے بنائی گئی پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا۔ بندوق میرے کندھے سے لٹک رہی تھی، کارتوسوں کا تھیلا میرے دوسرے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ دن کے 10 بجے کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا، دھوپ درختوں کے اوپر نکلی ہوئی تھی۔ درخت اتنے گنجان اور ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے کہ ان کے نیچے ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں گنجان جنگلوں کا عادی تھا، خطرہ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ کسی طرف سے اچانک کوئی آدم خور شیر نہ نکل آئے۔ آدم خور شیر انسان کی بو پاتے ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ایسی مکاری سے پیچھا کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے شکاری کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر موقع پاتے ہی آدم خور شیر آدمی کو دبوچ کر لے جاتا ہے۔ جو شیر آدم خور نہیں ہوتا وہ آدمی پر بھوکا بھی ہو تو حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ دوسرا خطرہ ریچھ کا ہوتا ہے۔ ریچھ بڑا بے وقوف اور بے ڈھب درندہ ہے، چالاکی عیاری بالکل نہیں جانتا۔ آدمی کو دیکھ کر سامنے آن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور حملہ کر کے آدمی کو سینے کے ساتھ بھینچ کر اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ آدمی اگر بھاگ جائے تو اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے اور بڑی مشکل سے جان چھوڑتا ہے۔ چلتے چلتے میں ایک ڈھلان اترنے لگا۔ ڈھلان جہاں جا کر ختم ہوتی تھی وہاں جھاڑیاں تھی اور چھوٹا سا نالا بہ رہا تھا۔ میں نالا عبور کرنے لگا تو اچانک جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی، میں وہیں رک گیا۔ مجھے شیر کی مخصوص بو آ گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ایک قدم کر کے پیچھے ہٹتا گیا۔ اتنے میں ایک شیرنی نے جھاڑیوں میں سے نکل کر اپنا بھاری سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں بالکل ساکت کھڑا رہا۔ شیر کے مقابلے میں شیرنی بہت متلون مزاج ہوتی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آدمی پر حملہ کر دے۔ خاص طور پر جب وہ پورے دنوں سے ہوتی ہے تو سخت چڑچڑی ہو جاتی ہے اور ذرا سی مداخلت پر غضبناک ہو جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھ ہی لیا تھا کہ یہ شیرنی پورے دنوں سے نہیں تھی۔ چند سیکنڈ تک وہ میری طرف اپنی چمکیلی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میں بھی اسے خاموشی سے ساکت کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے منہ کھول کر جمائی لی اور نالے میں سے گزر کر جنگل کے درختوں کی طرف چلی گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اگر وہ مجھ پر حملہ کر دیتی تو میری 2 نالی بندوق کا فائر اس کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھی نالا پار کر کے دوسری طرف نکل گیا۔ میری معلومات کے مطابق رانی بائی کا قلعہ نالے کے دوسری جانب جنگل کے تیسرے بلاک میں ایک تالاب کے عقب میں، وہاں سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ شہر کی سڑک پر تو آدمی 2 فرلانگ کا فاصلہ پیدل چل کر بھی بڑی جلدی طے کر لیتا ہے، مگر جنگل میں اور خاص طور پر گھنے جنگل میں کوئی سڑک تو ہوتی نہیں۔ آدمی کو بڑی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے، سمت کو درست رکھتے ہوئے خود راستہ بنانا پڑتا ہے اور 2 فرلانگ کافی وقت لے جاتے ہیں۔ اگر مجھے جنگلوں میں گھومنے پھرنے کا تجربہ نہ ہوتا تو میرے لیے رانی بائی کے قلعے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ بھری ہوئی ڈبل بیرل گن میں نے اپنے سیدھے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی تاکہ کسی بھی خطرے کا ہر وقت مقابلہ کر سکوں۔ میں جھاڑیوں اور درختوں کی لٹکتی ہوئی شاخوں میں راستہ بناتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی درختوں کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں، کہیں کوئی درخت جڑ سے اکھڑ کر گر پڑا تھا
आखिर घने दरख्तों का दुश्वार गुजार रास्ता खत्म हो गया और सामने थोड़ी सी खुली जगह आ गई। उस खुली जगह पर भी ऊंची ऊंची कदादम घास उगी हुई थी। उस घास को हाथी छुपवा घास कहते हैं। मतलब ये कि उसमें से गुजरते हुए हाथी भी छुप जाता है। जंगली जानवरों ने उस घास में छोटा सा रास्ता बनाया हुआ था। मैं उस रास्ते पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता उस घास के किते से भी बाहर निकल आया। आगे फिर जंगल था, मगर दरख्त अलग अलग खड़े थे। एक खाई आ गई, मैं उसमें उतर गया। खाई की दूसरी जानिब बाहर निकला तो सामने एक छोटा सा टीला था जिसकी ढलान झाड़ियों ने ढांप रखी थी। मैं टीले के पहलू से होता हुआ दूसरी जानिब आया तो सामने बांस के दरख्तों के झुंड के दरमियान एक छोटा सा तालाब और उसके पीछे एक देव हैकल किले की स्याही माइल भूरी दीवार दिखाई दी। यही रानी बाई का वो पुरस्कार किला था जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मशहूर थी। मैं तालाब के पास आ गया। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके तीन तरफ बांस के दरख्तों के झुंड थे। एक जानिब यानी जिस जानिब मैं खड़ा था, दीवार के दरख्तों के नीचे से होती हुई एक पगडंडी आगे को निकल गई थी। उस पगडंडी पर से एक रास्ता झाड़ियों के दरमियान से होता रानी बाई के किले की तरफ जाता था। मैं उस रास्ते पर चलते हुए किले की दीवार के सामने आकर रुक गया। किले की दीवार के पत्थर कई जगहों से उखड़ चुके थे और वहां झाड़ियां उग आई थी। ये बसीदा खंडरनुमा दीवार काफी बुलंद थी। मैं दीवार के साथ साथ चलता किले के दरवाजे के सामने आ गया। इस मेहराबी दरवाजे के दोनों पट गायब थे। दरवाजा ज्यादा चौड़ा नहीं था। उसकी दोनों जानिब गोल चबूतरे थे। उन चबूतरों की शिकस्त दीवारें भी आधी झाड़ियों में छुपी हुई थी। अंदर एक ड्योढ़ी थी जहां धुंधला धुंधला सा अंधेरा था। मैं ड्योढ़ी में आ गया। ड्योढ़ी के फर्श की बड़ी बड़ी सिलें टूट फूट चुकी थी। मैंने देखा कि ड्योढ़ी के कोने में एक जीना था जो ऊपर को जाता था। मैं जीने की 4-5 सीढ़ियां चढ़ा तो आगे दीवार आ गई। खुदा जाने ये दीवार वहां किस लिए बनाई गई थी। मैं नीचे उतरा और ड्योढ़ी पार करके किले के सहन में आ गया। सहन छोटा सा था। उसके वस्त में गोल दायरे में पत्थर का फुवारा था। फुवारा तो टूट फूट गया था, सिर्फ उसकी गोल दीवार ही बाकी रह गई थी। फुवारे के अंदर घास उग रही थी। फुवारे की दूसरी जानिब फिर एक छुपी हुई सुरंगनुमा ड्योढ़ी थी। मैं आहिस्ता सा कदम उठाता उस सुरंगनुमा ड्योढ़ी से भी गुजर गया। अब मैं रानी बाई के किले के दरमियानी हिस्से में था। यहाँ 3 जानिब राहदरियां थी। उनके संगे मरमर के पतले पतले सुतून थे। राहदरियों के ऊपर महल के झरोके थे जिनकी 12 दरियों के साथ जंगली बेलें लिपटी हुई थी। ये यकीनी तौर पर रानी बाई का वो महल था जो उसके आशिक या खामिद मुगल सूबेदार ने उसके लिए खास तौर पर बनवाया था। मैं खामोश खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। जिस चीज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया वो सेहन में एक तरफ गोल चबूतरे पर बनी हुई छोटी सी बारादरी थी। मैं बारादरी के पास आ गया। बारादरी के अंदर एक मेहरूती बुर्जी थी। मैं समझ गया कि ये रानी बाई की वो मड़ी है जहां रानी बाई के कत्ल होने के बाद उसकी लाश को जलाकर उसकी हड्डियां ही फूल दफन किए गए थे। चबूतरे का फर्श भी टूट फूट चुका था और कहीं कहीं घास उगी हुई थी। मड़ी की बुर्जी का रंग भी बारिशों और धूप की वजह से स्याह पड़ चुका था। मैं मड़ी के चबूतरे से उतरकर राहदरी में फिरने लगा। एक जगह से जीना ऊपर महल के चौबारे को जाता था। मैं जीना तय करके ऊपर आ गया। एक नीम तारीख छोटा सा खाली कमरा था जिसकी स्याह दीवारें को आगे को झुकी हुई थी। एक अजीब किस्म की ठंडी आज से भी खामोशी तारी थी। मैं छोटे से दरवाजे में से गुजरकर दूसरे कमरे में चला गया। यह मुस्ततील कमरा था और इसके जंगल की जानिब 3 झरोके थे। एक झरोके में से छोटी सी गैलरी बाहर को निकली हुई थी, मगर गैलरी का फर्श गायब था और नीचे गहराई में जमीन नजर आ रही थी। मैं उस लंबे कमरे में से गुजर गया। कमरे के आखिर में पत्थर की 3 सीढ़ियां चढ़कर मैं एक गैलरी में आ गया। ये गैलरी एक बड़े से हॉल के कमरे की दीवार के साथ निस्फ दायरे की शक्ल में बनी हुई थी। गैलरी का जंगला जालीदार पत्थरों का था और फर्श से 2-2.5 फीट ऊंचा था। मैंने नीचे झांक कर देखा। नीचे गोल हालनुमा कमरा था जिसके वस्त में एक गोल चबूतरा था। उस चबूतरे पर संगे सुरख का एक तख्त बना हुआ था। तख्त खाली था। हाल कमरे की एक जानिब दीवार में एक छोटा मेहराबदार दरवाजा था जिसके अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मैं एक मुसलमान सियाह की हैसियत से ये सब कुछ देख रहा था। मेरे ज़हन पर खौफ का शैबा तक नहीं था। मुझे इस 300 साल पुराने किले में अभी तक अकल को हैरान कर देने वाली या रोंगटे खड़े कर देने वाली कोई शय नजर नहीं आई थी। मुझे इन लोगों पर हंसी आ रही थी कि जिन्होंने इस किले के बारे में अजीब व गरीब आसेबी कहानियां गढ़ रखी थी। हिंदुओं का कोई मजहब नहीं है। जो कुछ भी है वो एक देवमाला है। उनके यहाँ कोई आसमानी किताब नहीं है। वेद हैं जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। ये ऋषि मुनि बड़े जती सती और दाना लोग थे, मगर वेदों में उन्होंने भी हर किस्म के तोहमात को भर दिया है।
देवताओं का जिक्र है जो जमीन पर आकर गैर औरतों से रोमांस लड़ाते हैं और फिर इन्हें अगवा करके आकाश में ले जाते हैं जहां उन देवताओं के मस्कन है। रामायण में रामचंद्र के वनवास और रावण के हाथों सीता जी की अगवा की दास्तान है। सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी, बाद में दरवेश शायर तुलसीदास ने उसे उस जमाने की ब्रिज भाषा यानी आम फहम हिंदी जुबान में दोबारा लिखा। ये दूसरी रामायण हिंदुओं में आज भी बड़ी मकबूल है। तीसरी किताब गीता है। गीता 20-25 सफ़ों के हुजम की एक छोटी सी तकरीर है जो हिंदुओं के अवतार कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान जंग में अपने साथ अर्जुन के आगे उस वक्त की थी जब उसने ये कहकर दुश्मन पर तीर चलाने से इनकार कर दिया था कि दुश्मनों की सफ़ों में उसके सारे रिश्तेदार मौजूद हैं और वो अपने अजीजों पर तीर नहीं चला सकता। उसके जवाब में हरि कृष्ण ने अर्जुन के आगे जो तकरीर करके उसे लड़ाई पर आमादा किया था वो तकरीर गीता है। इसके अलावा पुराण हैं जो वेदों की शरहें या तशरीहें हैं। सैकड़ों देवी देवता हैं। ये देवी देवता इंसानों की तरह एक दूसरे से हसद भी करते हैं, नफरत भी करते हैं और एक दूसरे को गजंत पहुंचाने और हलाक करने से भी गुरेज नहीं करते। हर देवी देवता की अपनी देवमाला है और अपना अलग फिरका है। ऐसे हजारों सैकड़ों फिरके हैं। गर्ज हिंदी देवमाला एक अजीब गोरख धंधा है जो खुद बड़े बड़े पढ़े लिखे हिंदुओं की भी समझ में नहीं आता। फिर आवागौन है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हर हिंदू मर्द और औरत अपने अमाल के मुताबिक मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। वो किसी दरिंदे, किसी जानवर, किसी कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी, घास की पत्ती और पत्थर की शक्ल में भी दूसरा जन्म ले सकता है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हर हिंदू को 1,84,000 बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है ना गोरख धंधा। मुझे चूंकि इस किले में कम से कम एक रात जरूर गुजारनी थी, इसलिए मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था कि जहां बैठकर रात गुजार सकूं। मैं गैलरी वाले हॉल कमरे से निकलकर उसके साथ वाले छोटे कमरे में आ गया। यहाँ जंगल वाले तालाब के रुख पर एक छोटा सा झरोका बना हुआ था जिसमें से ताज़ा हवा भी अंदर आ रही थी। मैं वहीं झरोके के पास बैठ गया। अभी बैठे रहने के सिवा मेरा और कोई काम नहीं था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये जो लोगों ने मशहूर कर दिया है कि रानी बाई का किला आसेब ज़दा है और आधी आधी रातों को इस किले में से किसी औरत के दर्दनाक गीत और सिसकियां भरने की आवाज़ें आती हैं, उसकी क्या हकीकत है। मैं किसी अखबार या किसी रिसाले की तरफ से यह तहकीकात करने नहीं गया था। ये महज मेरा ज़ौक़े तजस्सुस था। मुझे बचपन ही से जिन भूतों चुड़ैलों वगैरह को देखने का शौक था। मैं अपने शहर के कब्रिस्तानों में अक्सर जाया करता था कि शायद वहाँ किसी रूह से मुलाकात हो जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी कभी किसी रूह, किसी चुड़ैल या जिन भूत से मुलाकात नहीं हुई थी। कुछ देर में रानी बाई के किले से बाहर आकर तालाब के किनारे इधर उधर फिरता रहा। मैंने 2 हरन देखे जो तालाब पर आकर पानी पी रहे थे। जैसे ही उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ वो डर कर जंगल में भाग गए। जब सूरज मगरिब की जानिब ढलने लगा और जंगल में शाम का धुंधलका छाना शुरू हो गया तो मैं किले में आकर झरोके के पास बैठ गया। भरी हुई बंदूक मैंने अपने पास ही रखी हुई थी। बैठे बैठे थक गया तो वहीं थैले का सराहना बनाकर लेट गया। मुझे नींद आ गई। मालूम नहीं कितनी देर सोया रहा हूँ कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कोई आवाज़ सुनी थी, लेकिन ये नींद की हालत में सुनी हुई कोई आवाज़ भी हो सकती थी। मेरे चारों जानिब अंधेरा था। झरोके में से रात की फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा कि वो आवाज़ क्या थी, मगर वहाँ सिवाय जंगल के सन्नाटे और तालाब के किनारे बोलते 1-2 झींगरों की आवाज़ों की और कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने दीवार के साथ टेक लगाई और आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। मुझे आंखें बंद किए बमुश्किल 1-1.5 मिनट ही गुजरा होगा कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने आह भरने के अंदाज में गहरा सांस लिया हो। मैंने दीवार के साथ बैठे बैठे आंखें खोल दी और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मैंने जेब से लाइटर निकालकर जलाया। लाइटर की रोशनी ने इस छोटे से पुराने कमरे की तारीकी को थोड़ी देर के लिए रोशन कर दिया। मैंने लाइटर बुझाकर जेब में डाला तो मुझे एक बड़ी पुरस्कार सी खुशबू का एहसास हुआ। इस किस्म की खुशबू मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शायद वो ख्वाब में देखे हुए बाग की खुशबू थी। इसके साथ ही किसी के लिबास की सरसराहट सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई रेशमी लिबास वाली औरत मेरे करीब से गुजर गई हो। मैंने जल्दी से दोबारा लाइटर जलाया। कमरा खाली था, वहां कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने होशो हवास के साथ किसी औरत के आह भरने और उसके रेशमी मलबूस की खुशबू महसूस की थी। इसके बाद एक बार फिर वही पुरस्कार सन्नाटा छा गया। अब मैं उठकर बैठ गया था। मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ होने वाला है। अचानक जंगल में से इंसानी चीखों की आवाजें बुलंद हुई। यकीन करें, मैं जो अपनी तरफ से बड़ा हकीकत परस्त और बहादुर बनता था, एक बार मैं भी खौफ से लरस गया। ऐसे लग रहा था जैसे किसी दरिंदे ने अचानक किसी इंसान को दबोच लिया हो और उसे फाड़ रहा हो। दूसरे लम्हे चीखों की आवाजें बंद हो गई और जंगल की खामोशी और ज्यादा गहरी
और दहशतनाक हो गई। मुझे याद आ गया इस किले के बारे में ये बात भी मशहूर थी कि किले के आसपास जंगल में से रात के वक्त उन बदनसीब इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं जिन्हें जंगली दरिंदों ने हड़प किया था। मैं सोच में पड़ गया। इसका मतलब था कि कम से कम ये रिवायत जरूर सच्ची थी। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं किले के छोटे से वीरान कमरे के झरोखे के पास कान लगाए इस इंतजार में बैठा था कि देखें अब कौन सी आवाज सुनाई देती है। मैंने लाइटर जलाकर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11:15 बज रहे थे। मैंने गर्दन ऊंची करके पत्थर के झरोखे में से बाहर देखा। जंगल ऐसे साकेत और खामोश था जैसे किसी ने उस पर जादू फूंक दिया हो। मैंने जंगल की कई रातें देखी थी। जंगल कितना ही खामोश क्यों ना हो, उसकी खामोशी में भी कोई ना कोई आवाज जरूर सुनाई दे जाती है। किसी दरख्त की सूखी शाख के अपने आप अचानक गिरने की आवाज, किसी भटके हुए परिंदे की आवाज जो रास्ता भूलकर इधर उधर निकला हो, या फिर दूर किसी भेड़िए या लकड़ भकड़ के बोलने की आवाज। और कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं कोई झिंगर जरूर बोल रहा होता है। लेकिन इस जंगल में तो मौत की खामोशी छा गई थी। ऐसे लगता था जैसे जंगल की हर चीज बेजान हो गई है, या फिर किसी ने जंगल की हर शय पर खामोशी का तिलस्म फूंक दिया है। मैं एतराफ करता हूँ कि इस बेजान खामोशी का असर मुझ पर भी होने लगा था, और मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे मेरे दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया। और मैंने जल्दी से अपना हाथ सीने पर रखा। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर उसकी धड़कन बड़ी मुश्किल से महसूस हो रही थी। इतने में मुझे किसी औरत के सिसकियां भरने की आवाज सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये पुरस्कार से भी आवाज सुनकर कुछ देर के लिए मेरे जिस्म के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। लेकिन अपने हकीकत पसंद मिजाज की वजह से मैंने बड़ी जल्दी अपने हवास पर काबू पा लिया और सिसकियों की आवाज को बड़े गौर से सुनने लगा। सिसकियों की आवाज किसी गमजदा औरत की थी जो कभी तो मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस होती और कभी दूर चली जाती। चंद लम्हों के बाद सिसकियों की आवाज बंद हो गई और एक बार फिर खामोशी छा गई। मगर ये खामोशी ज्यादा देर तक ना रही। फिर ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई गम नसीब औरत रोते हुए कोई दर्दनाक गीत गा रही हो। ये रिवायत भी मैंने सुन रखी थी कि इस किले में से आधी रात को पहले किसी औरत के सिसकियां भरने और फिर रोते हुए दर्द भरे गीत गाने की आवाज सुनाई देती है। मैं कान लगाकर गौर से सुनने लगा। औरत की आवाज ऐसी थी जैसे बैन करते हुए साथ साथ गीत के बोल दोहरा रही हो। गीत के बोल मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से मालूम कर सकूं कि वो किस जुबान का गीत गा रही है, मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। औरत के बयान ऐसे थे कि उनमें खौफ भी था, दहशत भी महसूस होने लगी थी। फिर एकदम ये आवाज भी गायब हो गई। रानी बाई के किले के बारे में मैंने जो रिवायतें सुनी थी वो सच्ची साबित हो चुकी थी। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि इसकी हकीकत क्या है और ये औरत कौन है जो पहले सिसकियां भरती रही थी और फिर दर्द भरे गीत गाते हुए रो रही थी। मैंने बैठे बैठे अंदाजा लगा लिया था कि ये आवाजें किले की उस जानिब से आ रही हैं जिस तरफ किले का बड़ा कमरा था, जिसकी दीवार के साथ निस्फ दायरे में संगे सुरख की पुरानी गैलरी बनी हुई थी। मैंने बंदूक संभाली और उठकर दबे पांव कमरे से निकलकर गैलरी वाले कमरे की तरफ बढ़ा। अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने जेब से लाइटर निकालकर जला लिया और लाइटर की रोशनी में मैंने पत्थर के जीने की 3 सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर गैलरी में आ गया। वहां आते ही मैंने लाइटर बुझा दी और वहीं बैठ गया। गैलरी के जंगले की जालियों में से नीचे हॉल कमरे में देखने की कोशिश करने लगा। हॉल कमरे के वस्त में चबूतरा उसी तरह खाली खाली था। चबूतरे के ऊपर बना हुआ पत्थर का तख्त भी खाली और वीरान पड़ा था। फिजा में एक सनसनाहट सी लर्ज रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कुछ होने वाला है। मैं पत्थर की जाली के साथ लगकर चुपचाप और दमबखूद सा होकर बैठा नीचे देख रहा था। अजीब बात यह है कि हॉल कमरे की दीवारों पर अंधेरा था, मगर कमरे के दरमियान में खुदा जाने कहां से धुंधली धुंधली रोशनी आ रही थी। ये रोशनी धुंध की तरह सिर्फ चबूतरे और इसके ऊपर वाले खाली तख्त तक ही महदूद थी। जंगल की तरफ तो पहले ही सन्नाटा तारी था। सनसनाहट की लरसती हुई आवाज ऐसी थी जैसे ये किसी आवाज की सदाए बाजगश्त हो और आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ रही हो। फिर ये आवाज भी गुम हो गई। मैंने अपनी शिकारी और जहां गर्दी की जिंदगी में कई रातें जंगलों, सहराओं और बियाबानों में काटी हैं, मगर ऐसी खामोशी मैंने किसी जगह महसूस नहीं की थी। ये खामोशी की खामोशी थी। मौत का सकूत भी इस खामोशी के सामने कोई हैसियत नहीं रखता था। मुझे अपना वजूद इस खामोशी में पत्थर के मुजस्समे में तब्दील होता महसूस होने लगा था। मैंने जल्दी से अपने जिस्म पर हाथ फेरा और खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं पत्थर का मुजस्मा नहीं बना था। बस अजली और अबदी और बहुत हद तक आसेब ज़्यादा सकूत का हिस्सा भी था और उसका तमाशाई भी था। ये दहशतनाक सकूत ज्यादा देर तक कायम न रहा और अचानक मुझे किसी औरत के बयान करने की मधम आवाज सुनाई दी।
आवाज ऐसे लग रहा था जैसे किले के किसी दूसरे हिस्से से आ रही थी, लेकिन इस आवाज से मौत की खामोशी का तिलस्म टूट गया था। औरत के आहिस्ता सा बहन करने और रोने की आवाज करीब होती जा रही थी। मैंने इस आवाज को पहचान लिया था। ये वही आवाज थी जिसे मैं झरोके वाले कमरे में बैठा पहले भी सुन चुका था। ये उसी बदनसीब औरत की आवाज थी। मुझे ये सवाल परेशान कर रहा था कि ये किस औरत की आवाज है, ये कौन बदनसीब औरत है जो आधी रात के वक्त इस वीरान किले में आकर रो रही है। मैं इस औरत को अपनी जिंदगी की कोई जिंदा हस्ती समझ रहा था, लेकिन बहुत जल्द ये मुअम्मा हल हो गया। लेकिन मुअम्मा इस तरह हल हुआ कि हल होने के बाद उसने कैसे मुअम्मे की शक्ल इख्तियार कर ली जिसका हल शायद किसी को मालूम नहीं था। औरत के रोने और बयान करने की आवाज जैसे जैसे करीब होती जा रही थी, मेरे इश्तियाक में इजाफा होता जा रहा था और मुझ पर एक हैजानी सी कैफियत तारी हो गई थी। ये औरत कौन है और किस तरफ से इस कमरे में आ रही है? दीवारों पर जैसे अंधेरे के स्याह गहरे साए पड़े हुए थे। फिर एक ऐसी बात हुई जिसने मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ा दी। क्या देखता हूँ कि सामने वाली दीवार का अंधेरा एक जगह से गायब हो गया और दीवार में गार नजर आने लगा। फिर उस गार से एक स्याफाम आदमी नमूदार हुआ जिसने दोनों हाथों से तलवार थाम रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता गार में से निकल रहा था। उसके पीछे दो और हबशी गुलाम नमूदार हुए। उन्होंने एक जवान औरत को जंजीरों में जकड़ रखा था और उसे आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए ला रहे थे। औरत ने गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, बाल घने थे, सर पर सफेद हीरों से जड़ा हुआ छोटा सा ताज था। औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसके नक्श तीखे थे और गले में भी मोतियों का हार था। औरत सर को दाएं बाएं करब के साथ हिलाती धीमी आवाज में बयान करते हुए रो रही थी। उसके पीछे दो और स्याफाम हबशी गुलाम नमूदार हुए जिन्होंने एक जरनगार कुर्सी को अपने कंधों पर उठा रखा था। कुर्सी पर एक मुंडे हुए सर वाला आदमी गर्दन उठाए बैठा था। उस आदमी का रंग गंदमी था, आंखों में तिलस्मी चमक थी, जिस्म को एक जर्द चादर में लपेट रखा था। उसके हाथ में एक स्याह रंग की छड़ी थी। वो इस शान से कुर्सी पर बैठा था जैसे इस किले का मालिक हो। यह जलूस कमरे के वस्त में चबूतरे के पास आकर रुक गया। मुड़े हुए सर वाले आदमी की कुर्सी हबशी गुलामों ने चबूतरे के सामने आहिस्ता से रख दी। दोनों गुलाम बड़े अदब से कुर्सी के दाएं बाएं खड़े हो गए। जिन दो हबशी गुलामों ने औरत को पकड़ रखा था वो औरत को खींचते हुए चबूतरे पर ले गए और उसे तख्त पर लिटा दिया। औरत ने कोई मुजाहमत न की और वो ऐसे लेट गई जैसे पहले से तैयार हो। दोनों गुलाम पीछे हट गए। अब वो गुलाम आगे बढ़ा जिसने हाथों में तलवार उठा रखी थी। वो औरत के पहलू की जानिब तख्त के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। औरत अब बयान नहीं कर रही थी। उसके मुंह से बार बार यही अल्फाज निकल रहे थे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तलवार बरदार हबशी गुलाम ने गर्दन आहिस्ता से मोड़कर कुर्सी पर बैठे हुए आदमी की तरफ देखा। कुर्सी पर बैठे हुए जर्द पोश आदमी ने आहिस्ता से अपनी छड़ी ऊपर उठा दी। इसके साथ ही हबशी गुलाम ने तलवार के दस्ते को दोनों हाथों में थाम कर ऊपर उठाया और फिर तलवार पूरी कुव्वत से तख्त पर लेटी हुई औरत के सीने में घोंप दी। औरत के हलक से एक दिलदोज चीख बुलंद हुई और साथ ही उसके सीने से खून का फुवारा उछल पड़ा। खून के छींटे हबशी गुलाम के जिस्म पर पड़ने लगे। हबशी गुलाम ने तलवार औरत के सीने से निकाली और तलवार को दोनों हाथों में थाम कर 2 कदम पीछे हटकर अदब से खड़ा हो गया। फिर कुर्सी पर बैठा हुआ जर्द पोश आदमी उठा और बड़े वकार से कदम उठाता चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर तख्त के पास आकर खड़ा हो गया। तख्त पर औरत की लाश खून में लथपथ बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। जर्द पोश आदमी ने हाथ उठाकर ऐसे इशारा किया जैसे कोई चीज तलब कर रहा। उसके हाथ का इशारा पाकर कुर्सी की दोनों जानिब खड़े हबशी गुलाम दौड़ कर चबूतरे के पास आए। फिर उन्होंने चबूतरे की दीवार में से पत्थर की सील को पीछे हटाया। अंदर से एक स्याह मर्तबान निकाला जिसका मुंह ढक्कन से बंद था। गुलामों ने स्याह मर्तबान जर्द पोश के सामने तख्त पर औरत की लाश के पास रख दिया और खामोशी से पिछले पांव चबूतरे से उतर गए। मैं ये मंजर खौफजदा आंखों से देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये सब कुछ मैं ख्वाब में देख रहा हूँ या ये आलम बेदारी है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं दहशत ज़दा जरूर था और पत्थर की जाली से लगा पत्थर बनकर ये खूनी खेल देख रहा था। जर्द पोश आदमी ने स्याह मर्तबान का ढक्कन अलग कर दिया और अजीब से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद औरत की लाश पर मर्तबान में से कोई राख निकाल कर छिड़क देता था। आहिस्ता आहिस्ता औरत की लाश में से धुएं की स्याह लहरें उठना शुरू हो गई। ये धुआं औरत की लाश से अलग होकर लहरों की शक्ल में इसके ऊपर गोल दायरे में चक्कर लगाने लगा था। जैसे जैसे धुएं की लहरें गहरी स्याह हो रही थी औरत की लाश गायब होने लगी थी। फिर औरत की लाश गायब हो गई और उसकी जगह तख्त के ऊपर स्याह धुएं का एक गोला सा चक्कर लगा रहा था। जर्द पोश आदमी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते अपना एक हाथ बुलंद किया। धुएं का गोला घूमते घूमते छोटा होता चला गया। फिर उस धुएं ने एक औरत के जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली। जैसे ही धुआं औरत के जिस्म में तब्दील हुआ जर्द पोश आदमी ने धुएं को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। धुआं औरत के छोटे से जिस्म की शक्ल में जर्द पोश आदमी की मुट्ठी में बंद था। वो मंत्र इसी तरह पढ़ता जा रहा था।
اس کی آواز پہلے سے بلند ہو گئی تھی۔ پھر زرد پوش آدمی نے منتروں کا جاپ کرتے ہوئے اپنی وہ مٹھی مرتبان کے اندر ڈال دی جس میں عورت کی لاش کا دھواں مجسم روپ میں تھا۔ کچھ دیر اپنی مٹھی مرتبان کے اندر ڈالے رکھنے کے بعد زرد پوش آدمی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ مرتبان سے باہر نکال کر مرتبان کا منہ ڈھکن سے بند کر کے ڈھکن کو اچھی طرح سے کس دیا اور دونوں بازو پھیلا کر چھت کی طرف دے کر حلق سے ایک چیخ نکالی اور مرتبان کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر آہستہ آہستہ چبوترے کی سیڑھیاں اتر کر اس جگہ آ گیا جہاں چبوترے کی دیوار میں سے سل ہٹا کر مرتبان باہر نکالا گیا تھا۔ زرد پوش آدمی کے اشارے سے دو حبشی غلام آگے بڑھے۔ انہوں نے زرد پوش کے ہاتھوں سے سیاہ مرتبان اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر مرتبان کو چبوترے کے شگاف کے اندر رکھ کر پتھر کی سل سے چبوترے کی دیوار کے شگاف کو بند کر دیا۔ زرد پوش آدمی واپس مڑا اور قدم قدم چل کر اپنی زر نگار کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں غلاموں نے کرسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جس حبشی غلام نے عورت کے سینے میں تلوار گھونپی تھی وہ خون آلود تلوار دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے اوپر اٹھائے کرسی کے آگے آگے چلنے لگا۔ باقی دونوں غلام پیچھے ہو گئے اور سر جھکائے کرسی کے پیچھے پیچھے ادب سے چلنے لگے۔ یہ عجیب و غریب جلوس اس دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے شگاف سے یہ نکلا تھا۔ دیوار ساری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف جہاں غار نما شگاف تھا وہاں ہلکی ہلکی پراسرار سی روشنی تھی۔ زرد پوش آدمی اپنے غلاموں کے ساتھ دیوار کے غار نما شگاف میں داخل ہوتے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حال کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ چبوترے اور تخت پر پہلے جو دھندلی دھندلی روشنی دکھائی دے رہی تھی وہ بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک خونی ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ میں حیران بلکہ حیرت زدہ وہیں کا وہیں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے کیا وہ حقیقت تھی یا محض میرا وہم تھا؟ کیا یہ سب کچھ حقیقی دنیا میں ہوا تھا یا سب کچھ عالم ماورا میں وقوع پذیر ہوا تھا؟ اگرچہ یہ ساری باتیں، سارے خونی منظر جو میں نے دیکھے تھے میری آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تخت پر پڑی عورت کی لاش کیسے غائب ہو کر دھواں بن گئی تھی۔ میرے ذوق تجسس نے کہا کہ چبوترے کی دیوار کی سل ہٹا کر سیاہ مرتبان نکال کر اسے کھول کر دیکھوں کہ اس کے اندر سچ مچ دھواں ابھی تک عورت کے جسم کی شکل میں ہی ہے کہ نہیں۔ حالانکہ مجھے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا بلکہ الٹا نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، لیکن میرے ارادوں پر میرا شوق اور ذوق تجسس غالب تھا۔ میں یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مرتبان کے اندر اور کیا کیا ہے۔ اگر اس وقت مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس مرتبان کے کھولنے سے مجھ پر کیسی کیسی بھیانک مصیبتیں نازل ہو جائیں گی تو میں اس کالے مرتبان کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، لیکن کہتے ہیں کہ مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے تسلی کر لی کہ پراسرار حال کمرے میں اب کوئی بدرو نہیں رہی تو میں گیلری کا تاریک زینہ اتر کر چبوترے کے پاس گیا۔ اندھیرے میں مجھے تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تخت کو غور سے دیکھا، وہاں کسی جگہ پر خون کے نشان نہیں تھے۔ میں چبوترے کی دیوار کے پاس اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سیاہ فام حبشی غلاموں نے سیاہ مرتبان چھپایا تھا۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، ایک جگہ سے پتھر کی سل ذرا سی اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سل کو دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر پیچھے کھسکا لیا، پھر شگاف میں جھانک کر دیکھا، وہاں سیاہ مرتبان موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے مرتبان کو ہاتھ لگایا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے بجلی کا خفیف سا جھٹکا لگا ہو۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور دوسری بار ہاتھ لگایا تو کسی قسم کا جھٹکا نہ لگا۔ میں نے مرتبان کو باہر نکال لیا، اس کے ڈھکن کو کھولنے لگا، کچھ سوچ کر رک گیا، پتھر کی سل کو چبوترے کی دیوار کے ساتھ لگا کر شگاف کو بند کر دیا، مرتبان کو بغل میں دبایا اور زینہ چڑھ کر گیلری میں آیا۔ گیلری کا زینہ اتر کر راہداری میں سے ہوتا ہوا واپس جھروکے والی چھوٹی سی کوٹری میں آ گیا۔ کوٹری میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹر جلا کر اس کی روشنی میں مرتبان کا جائزہ لیا۔ یہ کسی مضبوط دھات کا بنا ہوا مرتبان تھا۔ اس کا رنگ کچھ اور ہوگا لیکن اتنی مدت سے دیوار کے اندر پڑے پڑے اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ میں نے ڈھکن کو دیکھا، ڈھکن پیچ دار تھا۔ میں اسے گھما کر کھولنے لگا تو جیسے اندر سے آواز آئی کہ اسے مت کھولو۔ میں رک گیا، مرتبان کو دیوار کے ساتھ اپنے قریب ہی رکھ لیا اور سوچنے لگا کہ اسے کھولوں یا نہ کھولوں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب آدمی کے کسی گناہ کی پاداش میں اس پر سزا کے طور پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کی عقل ماری جاتی ہے۔ عقل ان معنوں میں ماری جاتی ہے کہ قدرت اس سے اس کی قوت فیصلہ چھین لیتی ہے۔ وہ یہ کروں یا نہ کروں کے چکر میں پھنس کر رہ جاتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مرتبان کھولوں یا نہ کھولوں۔ آدمی خطا کار ہے، اسے زندگی میں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس کی بعض خطائیں، بعض گناہ اللہ غفور الرحیم معاف فرما دیتا ہے، لیکن بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا انسان کو ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی قدرت کی طرف سے میرے کسی ایسے ہی گناہ کی سزا ملنے والی تھی۔ میں آسیبی قلعے کی جھروکے والی کوٹری میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مرتبان کو کھولوں کہ نہ کھولوں۔ جب میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا تو میں نے کوٹری کی دیوار کے ساتھ سر لگا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔
सरबस्ता राजों को बेनकाब करने का शौक कहता था कि अभी मर्तबान को खोलकर देखूं कि इसके अंदर क्या है। दिल के अंदर से बड़ी धीमी सी आवाज आती कि इसे मत खोलना, इसे वहीं छोड़ आओ जहां से उठाकर लाए हो। इसी तज़ब्ज़ब में मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। फिर मैं आलम ख्वाब में पहुंच गया। क्या देखता हूँ कि मैं तारीख गार में से गुजर रहा हूँ। मैं जमीन पर चल नहीं रहा, मेरे पाँव जमीन से ऊपर उठे हुए हैं और मैं हवा में प्रवास करता जा रहा हूँ। गार में अंधेरा ही अंधेरा है। फिर अचानक मुझे किसी औरत के सिसकियां भरकर रोने की आवाज आती है। मैं अपने आप उस आवाज की तरफ मुड़ जाता हूँ। ये आवाज गार के अंदर बनी हुई कोठरी में से आ रही है। कोठरी का दरवाजा खोलकर देखता हूँ कि अंदर फर्श के दरमियान एक गोल कुआं है। कुएं के अंदर रोशनी हो रही है। औरत के रोने की आवाज कुएं के अंदर से आ रही है। मैं कुएं की मुंडेर पर से कुएं में झांकता हूँ। कुएं की तह में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। औरत के रोने और सिसकियां भरने की आवाज उन शोलों से आ रही है। वो कह रही है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। मैं आलम ख्वाब में ही औरत को कहता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूं। औरत रोते रोते कहती है, कुएं का ढक्कन खोल दो, कुएं का ढक्कन खोल दो, मुझे अजाब से निजात मिल जाएगी। मैं औरत को कहता हूँ, कुएं का तो कोई ढक्कन नहीं है, कुआं तो खुला है। औरत सिसकी भरकर कहती है, कुएं का ढक्कन खोल दो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। इसके साथ ही अचानक मेरी आंख खुल जाती है। मैं चौंक कर इधर उधर देखता हूँ। यकीन नहीं आता कि मैंने कोई ख्वाब देखा था। मुझे ख्याल आता है कि कहीं वो मर्तबान में कैद औरत की रूह तो नहीं थी जो बार बार कह रही थी कि मुझे कुएं से बाहर निकालो, मुझे अजाब से निजात दिलाओ। मेरा हकीकत पसंद दिमाग इस ख्वाब को सच मानने से इनकार कर रहा था। अचानक उस औरत की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वो सिसकियां भरकर कह रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे आग से निकालो। मैंने महसूस किया कि आवाज मर्तबान में से आ रही थी। चूंकि मैं बदरूहों का कायल नहीं था, इसलिए मैंने उस औरत की आवाज पर कोई तवज्जो न दी और आंखें बंद करके सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मर्तबान के अंदर से औरत की दर्द भरी आवाज थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रही थी। आखिर मेरा शौक तजस्सुस मेरी अकल पर गालिब आ गया और मैंने मर्तबान के पेचदार ढक्कन को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया। ढक्कन को खुलते देखकर औरत की आवाज अब नहीं आ रही थी। मैंने मर्तबान का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन के खुलते ही एक ऐसी भयानक चीख की आवाज बुलंद हुई कि जिससे जंगल की फिजा देर तक गूंजती रही। मैंने डरकर मर्तबान को हाथ से छोड़ दिया था। मर्तबान अंधेरे में मुझसे 3-4 फीट के फासले पर फर्श पर टेढ़ा होकर गिर पड़ा था और उसमें से सफेद धुएं की लकीर सी निकल रही थी। मैं बंदूक थाम कर उठ खड़ा हुआ। वही भयानक चीख एक बार फिर बुलंद हुई। मैं बाहर को भागने लगा तो अचानक मर्तबान में से निकलते हुए धुएं ने एक जिंदा औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। ये औरत वही थी जिसे मेरी आंखों के सामने तहत पर लिटाकर कत्ल किया गया था। उसके सर पर सफेद हीरों का ताज था, गले में सफेद मोतियों की माला थी, बाल खुले थे। वो गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी में मलबूस थी। औरत का जिस्म इख्तियार करते ही उसने मुझे रोक कर कहा, बाहर मत जाना। मेरे दिल में एक खौफ सा तारी हो गया था। इंसानी चीख की भयानक आवाज ने मेरे असाब को हिला कर रख दिया था। ऊपर से एक मुर्दा औरत जिंदा होकर मर्तबान से निकलकर मेरे सामने आन खड़ी हुई थी। मैंने बोलना चाहा लेकिन खौफ के मारे मेरा हलक खुशक हो रहा था। अब एक वक्त कई इंसानों की चीखों की आवाजें बुलंद होने लगी थी। ये आवाजें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोठरी की तरफ बढ़ रही थी। फिर अचानक कोठरी के झरोके में से आग का एक शोला सांप की तरफ फुनकारता हुआ अंदर की जानिब लपका। औरत ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचती हुई कोठरी के दरवाजे में से बाहर निकल गई। किले के दलान में अंधेरा था। औरत मुझे खींचती हुई किले के बड़े दरवाजे की तरफ भागी जा रही थी। चीखों की आवाजें ज्यादा खौफनाक हो गई थी और हमारे पीछे आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किले के भूत हमें हलाक करने के लिए हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। मैंने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। पीछे आग के शोले थे। हर शोले की शक्ल सांप की तरह थी और ये आग के सांप लहराते फुनकारते हमारे इतने करीब आ गए थे कि किसी भी लम्हे हम दोनों को जलाकर भस्म कर सकते थे। जब आग के एक शोलानुमा सांप ने मेरे जिस्म को अपनी लपेट में लेना चाहा तो औरत ने मुझे जोर से अपनी तरफ खींच लिया और फिर ऐसा हुआ कि मुझे नहीं मालूम किस तरह से मेरे पांव अपने आप जमीन से 2-3 फीट बुलंद हो गए और मैं इस मवराई औरत के साथ फिजा में प्रवास करता हुआ तेजी से किले के दरवाजे से बाहर निकल गया। जंगल में रात के पिछले पैर का अंधेरा छाया हुआ था। औरत मेरी कलाई थामे मुझे अपने साथ लेकर दरख्तों के दरमियान से इतनी तेजी से प्रवास करती चली जा रही थी कि जैसे दरख्त उसको खुद बहुत रास्ता दे रहे हों। मेरा एक हाथ उस मावराई औरत की गिरफ्त में था और दूसरे हाथ में बंदूक थी। मैं अपने आप किसी मरई ताकत के ज़ेरे असर फिजा में तैरता जा रहा था। दरख्त सामने आते तो मैं आंखें बंद कर लेता कि दरख्त से टकराने वाला हूँ, लेकिन दरख्त से टकराए बगैर मैं औरत के साथ आगे निकल जाता। मैं कब तक उस औरत के साथ प्रवास करता रहा मुझे कोई अंदाजा नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि हम रात की तारीकी में एक दरिया के ऊपर से गुजर गए। दरिया के दूसरे किनारे पर मुझे अंधेरे में एक वीरान सा खंडर दिखाई दिया। वो औरत खंडर के पास जाकर जमीन पर उतर गई। मेरे पांव भी जमीन पर लग गए। मैं उस औरत से बात करते डर रहा था। मैं समझ गया था कि ये औरत नॉर्मल जिंदा औरत नहीं है बल्कि एक बदरू है।
जो मेरे लिए किसी न किसी मुसीबत का बायस बन सकती है। मैंने गलती की थी कि उसे मर्तबान से आज़ाद कर दिया था। अब मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या सलूक करने वाली थी। उसने अभी तक मेरी कलाई पकड़ रखी थी और उसके हाथ की गिरफ्त बड़ी सख्त थी, इतनी सख्त कि मेरे जैसे सेहतमंद शिकारी आदमी की कलाई दर्द करने लगी थी। जब वो मुझे लेकर खंडर में दाखिल होने लगी तो मैंने अपने कदम रोक लिए और हिम्मत करके उस औरत से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, अब जहां जी चाहे चली जाओ। औरत ने मेरी कलाई छोड़ दी। वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी थी। आसमान पर सुबह का उजाला नमूदार होने लगा था। शहर की धुंधली रोशनी में उस औरत की आंखें स्याह हीरों की तरह चमक रही थी। इस चमक में एक मोहब्बत और रहम का एहसास था। ये औरत दराज कद थी, उसमें कोई शक नहीं कि बहुत खूबसूरत थी। उसका रंग गंदमी था मगर चेहरे के नक्श बड़े दिलकश थे। कहने लगी, तुमने मुझे रघु की कैद से आज़ाद करके मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि तुम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत अब मेरा फर्ज बन चुका है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। मुझ पर मेहरबानी करो और मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर मैंने बंदूक कंधे पर रखी और वापस जाने के लिए मुड़ा तो उस औरत ने पीछे से मेरा बाजू पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैंने अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा, मैं मुसलमान हूँ, मेरी जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। औरत ने एक बार फिर मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुसलमान हो। मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानती हूँ कि खुद तुम भी नहीं जानते। मैं अगरचा हिंदू ब्राह्मण के घर पैदा हुई थी, लेकिन मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ। मैं जानती हूँ जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह पाक का ये भी हुक्म है कि अपनी जिंदगी की हिफाजत करो और जानबूझकर अपने आप को हलाकत में ना डालो। मैं हैरान सा होकर उस औरत को देख रहा था। ये कत्ल हो चुकी औरत की रूह या बदरूह थी, मगर बिल्कुल नॉर्मल जिंदा औरत की तरह बोल रही थी। अजीब बात थी कि अब मुझे उसे बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हो रहा था, मगर मैं उसके पास एक सेकंड के लिए भी ठहरने को तैयार नहीं था। मैं इस रूहों बदरूहों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। चुनांचे मैंने कहा, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, तुम एक बदरू हो। मैंने तुम्हें कत्ल होते हुए मरते देखा है, तुम एक बदरू हो, छोड़ दो मुझे। और मैं अपना बाजू छुड़ाकर तेज तेज चल पड़ा। मैंने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर न देखा कि उस औरत की बदरू चली गई है या वहीं खड़ी है। सुबह का नूर चारों तरफ जंगल में फैलने लगा था। मेरा रुख दरिया की तरफ था। ये वही दरिया था जिसके ऊपर से वो औरत मुझे परवाज करते हुए लाई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जंगल ज्यादा घना होता जा रहा था। दरख्त इतने गुंजान थे कि उन्होंने सारे जंगल पर एक छत डाल रखी थी। उन दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी शायद कभी नहीं पहुंचती थी। दरिया उस जंगल के पार था। मुझे उम्मीद थी कि दरिया पर कोई ना कोई घाट जरूर होगा जहां से देहाती लोग दरिया पार करते हैं। मैं वहीं से दरिया पार करके किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश करूंगा ताकि वहां से कोई गाड़ी पकड़कर इस मनहूस जंगल से निकल जाऊं। भरी हुई डबल बैरल बंदूक मैंने कंधे पर रखी हुई थी। मैगजीन वाला थैला उस मनहूस किले की कोठरी में ही भागते वक्त रह गया था। सिर्फ एक चाकू मेरी जैकेट की जेब में था। चाकू मैंने निकालकर हाथ में पकड़ लिया क्योंकि दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियां और दरख्तों से लटकती बेलें मेरे रास्ते में आ रही थी। मैं चाकू से उन्हें काटकर गुजरने के लिए रास्ता बनाता जा रहा था। आखिर ये गुंजान जंगल खत्म हो गया और मैंने अपने सामने एक टीले को देखा जिसके दामन में एक स्याह चट्टान रास्ता रोके खड़ी थी। मैं हैरान हो रहा था कि अभी तक दरिया का किनारा क्यों नहीं आया। ये सोचकर शायद दरिया टीले के अकब में बह रहा हो, मैं टीले की तरफ बढ़ा। चट्टान के करीब पहुंचा ही था कि जंगल में एक भयानक इंसानी चीख की आवाज गूंजी। मैं डर कर वहीं खड़ा हो गया और अब बंदूक सीधी कर ली। चीख की आवाज के फौरन बाद चट्टान के पीछे से एक स्याह फाम आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी। उसकी सुर्ख आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थी। वो तलवार लहराता मेरी तरफ चला आ रहा था। मैंने फौरन उस पर फायर कर दिया। बंदूक का धमाका हुआ मगर मैं ये देखकर लर्ज कर रह गया कि उस स्याह फाम आदमी पर बंदूक के फायर का कोई असर नहीं हुआ था। वो अब तलवार उठाए मुझे कत्ल करने दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। जब वो मुझसे 15-20 फीट दूर रह गया तो मैंने उसके दिल का निशाना लेकर डबल बैरल गन का दूसरा फायर कर दिया। उस गन में 2 कारतूस थे जिसके एक फायर से ताकतवर शेर भी गिर पड़ा था, मगर उस स्याफाम हबशी पर कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि दोनों फायर मैंने करीब से किए थे। स्याफाम हबशी किसी देव की तरह ऊंचा लंबा था। उसने मुझ पर जैसे ही तलवार का भरपूर वार करना चाहा, वो ऐसे लड़खड़ाकर पीछे गिरा जैसे किसी ने उसे आगे से धक्का दे दिया हो। ये धक्का मैंने नहीं दिया था, मुझ पर तो मौत से पहले का सख्ता सा तारीख